सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो आता है वो तैयार करवाने के लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, जिसमें हम मैथ्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में मैथ्स के टॉपिक जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं तो हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊँगा बहुत ही आसान भाषा में, और कैलकुलेशन के मामले में आपकी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि आप मात्र देख देख के कैलकुलेशन करेंगे और आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आपको रफ कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ज़रूरत है मेरे साथ बने रहने की। तो मेरे साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो को देखने के बाद में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, मज़ा आए तो, और मज़ा तो पढ़ने में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है पहला चैप्टर? नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली। हमारा पहला चैप्टर यही है, संख्या प्रणाली। प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपको समझना है संख्या के बारे में। किसी भी संख्या को यदि आप प्रदर्शित करें, कोई भी संख्या आप लिखें, तो सबसे पहले उस संख्या को लिखने के लिए आपको डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, अंकों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी संख्या को यदि आपको लिखना है, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना है, तो आपको 10 संकेत चाहिए। कितने संकेत चाहिए? 10 संकेत चाहिए। उन 10 संकेतों को अंक कहा जाता है। उन 10 संकेतों को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। वो 10 संकेत कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल मिलाकर के 10 अंक हैं। कितने अंक हैं ये? 10 अंक हैं। किसी भी संख्या को लिखना है, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना है, तो इन 10 अंकों के माध्यम से उस संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। शायद ये बात आपके समझ में आती है। किसी भी संख्या को लिखना है तो आपको कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको 10 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, 10 संकेतों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 10 संकेत आपके सामने लिखे हुए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 संकेत काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है? किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कितने डिजिट की ज़रूरत पड़ती है? 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। और वो 10 अंक कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। कुल कितने अंक हुए? कुल हुए ये 10 अंक। कुल कितने अंक हैं? 10 अंक। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मैं बनाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बताओ, संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत पड़ती है? 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात क्लियर? बिल्कुल डन। 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ टॉपिक को और बात को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्याओं की। ये प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? सबसे पहले अपने को ये समझना है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याओं को बोला जाता है। प्यारे मित्रों, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। किन्हीं भी वस्तुओं को यदि काउंट करना है, गिनना है, तो उन गिनने के लिए, उन वस्तुओं को गिनने के लिए हम
प्राकृत संख्याओं का उपयोग करते हैं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को काउंट करना है, किन्हीं भी वस्तुओं को गिनना है, तो कौन सी संख्याएं काम मिलेंगे? ये प्राकृत संख्याएं काम मिलेंगे। मतलब प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। अब एक बात सुनिएगा, गिनने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ये नंबर हैं। प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता। अब मैं ये बात आपको याद करवाता हूं कि प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता। कैसे याद रखोगे? तो सुनो, आप जब भी किन्हीं वस्तुओं को गिनने की शुरुआत करते हो तो क्या कभी आपने जीरो से शुरुआत की है? आप जहां बैठे हैं और वहां पे यदि आप किन्हीं भी वस्तुओं को गिनना शुरू करें तो क्या आप जीरो से शुरुआत करेंगे? नहीं ना। कहां से शुरुआत करेंगे? 1 से। कहां से शुरुआत करेंगे? 1 से। मान लो आप 50 व्यक्ति बैठे हो और आपको कोई बोले कि भाई इन व्यक्तियों को काउंट करो, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत करोगे 1 से कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करोगे ना। कभी आपने ऐसे गिना है कि शुरू वाला व्यक्ति 0 है, फिर आपने 1 बोला, 2 बोला कभी? नहीं ना। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं होती हैं वो गिनने वाली संख्याएं होती हैं और गिनने के लिए कभी भी पहले जीरो का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से आप गिनने के लिए शुरुआत करते हो। अगर आपसे बोला जाए कि गिनो फला वस्तुओं को, तो आप शुरुआत 1 से करते हो। 1, 2, 3, 4 गिनते हो कि नहीं गिनते? बिल्कुल गिनते हो। तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होगी। 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक गिनते चले जाओ। आई बात समझ में? मतलब मैंने आपको एक बात समझाई है कि प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि क्या प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं? कदापि नहीं हो सकती। समझिए इस बात को भी कि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक क्यों नहीं होती, प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक ही क्यों होती हैं। एक स्पेशल पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं रे? प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। एक नाम और लिख रहा हूँ, पूर्णांक। ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, देखते रहिएगा। प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती, और पूर्णांक भी होती हैं, पूर्ण अंक होती हैं, दशमलव में नहीं होती। मतलब समझिएगा, प्राकृत संख्याएं धनात्मक ही क्यों होती हैं? जब आप गिनते हो तो कभी माइनस से गिनना स्टार्ट किया है? 50 विद्यार्थी बैठे हैं और आपने शुरुआत कर दी हो माइनस का 5 विद्यार्थी, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 ऐसे गिना है? नहीं गिना। गिनने के लिए शुरुआत ही 1 से होती है और फिर 1, 2, 3, 4 वाले रास्ते से आप अनंत तक जाते हैं। मतलब प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, प्राकृत संख्याएं केवल और केवल धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। दूसरी बात, प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण अंक ही होती हैं, पूर्णांक होती हैं, दशमलव में नहीं होती। कैसे याद रखें? आप जब गिनो किन्हीं वस्तुओं को, अपने से ही जोड़ो सारी बातों को। आप जब वस्तुओं को गिनो तो आपने कभी, जैसे मान लो कुर्सियां पड़ी हैं और उन कुर्सियों को आप काउंट कर रहे हो, तो काउंट करोगे तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4। कभी आपने ऐसा बोला है कुर्सियां गिनते समय? 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 2.5, 3.5 कुर्सी, 4.5 कुर्सी, 1.25 पाव कुर्सी, 4.25 कुर्सी, बोला है ऐसे? नहीं बोला ना। 4.2 कुर्सी, 4.5 कुर्सी, ऐसे बोला है? नहीं बोला। नहीं बोला ना। मतलब आपने काउंट करते समय हमेशा पूर्ण अंक ही बोले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं बोला। 1, 2, 1.25, पूर्ण, पाव, 2.5, आधा नहीं बोलते ना। मतलब प्राकृत संख्याएं
पूर्णांक होती हैं, पूर्ण अंक होती हैं, दशमलव में नहीं होती और नेगेटिव नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती हैं। दो बातें समझाई हैं मैंने आपको यहाँ पे कि प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं, क्यों होती हैं ये भी समझाया है। प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती हैं, ये भी आपको मैंने समझा दिया है एग्जाम्पल लेकर के। मतलब प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं और प्राकृत संख्याएं हमेशा पूर्ण अंक होती हैं, पूर्णांक होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं। इसका मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे पूर्ण अंक हैं, पूर्णांक हैं, सारे के सारे धनात्मक हैं। अब एक बात सुनिएगा, प्राकृत संख्याओं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का उठाया शुरू वाला अक्षर एन, कैपिटल एन। मतलब नेचुरल नंबर जो हैं वहाँ से एन उठाया। प्राकृत संख्याओं को किससे लिखा जाता है? प्राकृत संख्याओं को एन से व्यक्त किया जाता है। प्राकृत संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, ये प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन ही है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह ही है। तो इस संग्रह को मैं किससे लिखूंगा? इस संग्रह को मैं एन से डिनोट करूंगा, एन से व्यक्त करूंगा। मतलब प्राकृत संख्याओं को हमेशा कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है, या यूँ समझिए प्राकृत संख्याओं को एन से व्यक्त किया जाता है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। प्राकृत संख्याओं को किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। गिनने की शुरुआत कभी 0 से नहीं होती, 1 से होती है। इसलिए प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होगी, 2-3 वाले रास्ते से अनंत तक जाएंगी। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं की शुरुआत जब 1 से होती है तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? आपको बात समझ में आती है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो सर 1 ही है। शुरुआत जब 1 से हो रही है प्राकृत संख्याओं की, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होगी। ओके, मतलब इसका आंसर आएगा 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी पूछ ले तो भाई साहब ये अनंत तक जाती हैं, और अनंत का मतलब होता है कोई सीमा नहीं है। अनंत का मतलब अपरिभाषित भी होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे अनंत, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। और यदि बात करें तो इसे अपरिभाषित भी बोलते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है, नहीं बताई जा सकती। मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो बताई जा सकती है, कितनी है? 1 है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी की, तो प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 वाले रास्ते से अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब आगे मामला असीमित है, अपरिभाषित है, नहीं बताई जा सकती कि अंतिम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। पता चला? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। लेकिन सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बताई जा सकती। बात समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ्स पढ़ने में फर्स्ट ग्रेड की आपको आनंद आ जाएगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और राजस्थान जीके के वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं, सीरीज चल रही है, आप अवलोकन करिएगा प्लेलिस्ट का और जीके का आनंद लीजिएगा। मैंने बातों ही बातों में बिना किसी ट्रिक के राजस्थान जीके याद करवाने का प्रयास किया है। वो प्रयास आपको कहाँ तक अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे देखो, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं और पूर्णांक होती हैं। प्राकृत संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, और ये हमेशा पूर्ण अंक ही होता है, दशमलव में नहीं होती हैं। आई बात समझ में? अब हम सीखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रथम
n का मतलब क्या है। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक, +n तक। प्रथम n का मतलब होता है एक से, प्रथम मतलब एक से शुरुआत करते हुए n तक संख्याएं लिखनी हैं और उन सब संख्याओं को जोड़ के बताना है योग कितना आएगा। तो सुंदर सा फॉर्मूला लिखा हुआ है n कोष्टक n+1/2। फॉर्मूला अपनी जगह है, हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो फॉर्मूले लगा लगा के क्वेश्चन निकालेंगे तो टाइम लगेगा। फॉर्मूला के बिना यदि जहाँ तक संभव हो काम निकले तो निकाल लेना चाहिए। तो देखिएगा, पहले फॉर्मूला ही देख लो, n कोष्टक n+1/2। ये n क्या है, अगर प्रथम n की बात कर रहा है तो 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्याएं लिख ली, इसमें अंतिम संख्या है n। इस अंतिम संख्या को इसमें रखना है n की जगह है, फिर n+1/2 इस कैलकुलेशन को करना है और आंसर निकालना है। आपकी कैलकुलेशन मौखिक होनी चाहिए। सर मौखिक तो नहीं होती, मैं सिखाऊंगा मौखिक करना, होगी मौखिक। रफ कार्य करने से ज़्यादा बेटर है मौखिक कैलकुलेशन करना। तो मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं और इन 3 एग्जाम्पल से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास मैं करूंगा और ये कैलकुलेशन आप ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बताऊं। कभी भी आपको रफ कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3। प्रथम बोले तो 1 से शुरुआत करनी है, 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक, n तक अगर प्राकृत संख्याएं दी गई हैं और उनका योग पूछे तो फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1/2। मतलब अंतिम लास्ट में जो प्राकृत संख्या आ रही है वो इनटू उससे एक ज़्यादा n+1/2। ये फॉर्मूला है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक, +50 तक। 1 + 2 + 3 + कहाँ तक, +50 तक। प्राकृत संख्याओं का योग करना है। क्या करना है? योग करना है। कैसे करना है? फॉर्मूला आपको याद है, छोड़िएगा फॉर्मूले को और मैं बताऊं डायरेक्ट करिएगा। मैं भी फॉर्मूला ही लगा रहा हूं लेकिन फॉर्मूला मत लिखिए, इतना समय अपने को वहां वेस्ट नहीं करना है, अपने को समय बचाना है, डायरेक्ट काम करना है। तो कैसे करना है सुनो। इस फॉर्मूले में अगर मैं मान रखूं तो आएगा 50, n की जगह 50 रखा जाएगा। देखो अंतिम मान n की जगह कौन ले रहा है, 50 ले रहा है। तो 50 × 50 + 1 51/2। तो ये फॉर्मूला मत लगाओ, आप डायरेक्ट अंतिम नंबर को पकड़ो। क्या है अंतिम नंबर? 50। इसकी गुणा करनी है किससे? इससे 1 जोड़ के, मतलब इससे आगे वाले से। 50 + 1 मतलब 51 से। तो मैं इसको 50 + 1 ही लिख देता हूँ। 50 अंतिम नंबर है, ये नंबर पकड़ा 50 इंटू क्या करना है, 50 + 1, इससे एक ज़्यादा 50 + 1/2। मतलब है तो फॉर्मूला ही, लेकिन ये n कोष्टक n+1/2 ये नहीं लिखना। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है सुनना मेरी बात। आपको इस 50 की इस 50 से गुणा करनी है। कैसे करूं? तो सुनो, 50 की 50 से गुणा मत करो आप 5 की 5 से गुणा करो। जब 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 2 0 तो अपने आप चिपका दो साथ में, और प्लस 50 की गुणा 1 से भी करनी है तो आएगा 50। शायद बात समझ में आती है, यस या नो? कैसे? अरे मैंने इसको लिखा 50, गुणा में लिखा है 50 + 1/2। सुनिएगा, ये 50 गुणा में है किसके साथ? 50 के साथ भी है और 1 के साथ भी है। तो 50 की गुणा पहले 50 से की, नहीं की, मैंने 5 की गुणा 5 से की, मौखिक 25 आएगा, और 2 0 ही तो लगाने हैं तो 2500 हो गया। प्लस में कितना है, 50 की गुणा 1 से भी होगी तो आएगा 50, और बट्टा में कितना है, 2। बट्टा में 2 का मतलब होता है आधा करना। क्या करना? आधा करना। भाग मत दीजिएगा, आधा कीजिएगा। 2 का देना तो भाग है, लेकिन 2 का भाग देने का मतलब होता है मेरे मित्रों आधा करना। क्या करना? आधा करना। 10 में 2 का भाग दो, 5 आएगा। भाग मत दो,
10 में 2 का भाग देने का मतलब है 10 का आधा करो, 10 का आधा कर दिया 5। मैं बोलूँ 42 में 2 का भाग दो, 42 में 2 का भाग ऐसे मत दो मेरे भाई, 42 का आधा करो 21 हो जाएगा। वैसे ही इसका आधा करना है। सर इनको पहले जोड़ें फिर आधा करें रे, क्यों जोड़ें? पहले आधा कर ले फिर जोड़ दे। देखो आधा कैसे करें, 2500 प्लस 50 है, आधा करना है। 2500 का आधा तो 1250 होता है, 50 का आधा तो 25 होता है, जोड़ें तो 1275 होता है। मतलब 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग आएगा 1275। शायद बात समझ में आई होगी। कैसे किया एक बार दोबारा बता रहा हूं। ये कैलकुलेशन मौखिक होनी है, मैंने आपको बताया है तो लिखना पड़ा है। कैसे होगी सुनो मेरी बात। 50 गुणा में 50 प्लस 1 बट्टा में 2 आएगा। समझ में आई इतनी बात? तो बिल्कुल आई साहब। कितनी? 50 गुणा 50 प्लस 1 बट्टा 2। अब ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है। कैसे करनी है? 50 की गुणा 50 से होगी, ओके। फिर 50 की गुणा 1 से होगी, 50 की गुणा 50 से होगी, 50 की गुणा 50 से, फिर 50 की गुणा 1 से। मतलब कोष्टक में देखो 50 प्लस 1 लिखा है, गुणा में 50 है तो ये 50 इसके साथ भी गुणा में है, ये इसके साथ भी गुणा में है। जब 50 की 50 से गुणा होगी तो 5 की 5 से गुणा करो 25, 2 0 तो अपने आप लग जाएंगे, आएगा 2500। 2500 का आधा किया, 2500 का आधा होता है 1250। कितना होता है? 1250। फिर 50 की गुणा 1 से होगी तो 50 आएगा, अपोन में 2 है मतलब आधा करना है इसका भी। 50 का आधा 25 होता है। 1250 प्लस 25 कितना हो गया? 1275 आपका आंसर आएगा। मतलब 2500 प्लस 50, 2500 का अब आधा करेंगे 1250 और प्लस 50 का आधा करेंगे 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 1275 आपका करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आई? अगर नहीं आई है एक एग्जाम्पल और समझिएगा, उसके बाद में आप खुद एक एग्जाम्पल करके देखिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। किसकी बात कर रहा है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हैं, प्रथम 100 की बात कर रहा है। प्रथम 100 का मतलब है 1 से शुरुआत करनी है। 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक जाना है रे? 100 तक जाना है। प्रथम 100 का मतलब है 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, इन प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया आप लास्ट संख्या को पकड़िए, कितनी है? 100। और इससे आगे क्या होगा? इससे आगे 101 होगा। 101 को लिखिएगा 100 प्लस 1 और बट्टा में 2। अब सुनिएगा, इस 100 की गुणा इसके साथ भी होगी, इस 100 की गुणा इस 1 के साथ भी होगी, क्योंकि 101 को मैंने 100 प्लस 1 लिखा है तो 101 के साथ 100 गुणा में है, तो 101 को मैंने 100 प्लस 1 लिख दिया तो ये 100 इसके साथ भी गुणा होगा, 100 इसके साथ भी गुणा होगा। गुणा करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, पहले आधा करेंगे, 2 का भाग भी देना है ना, अपोन में 2 है, मौखिक करना है। कैसे करेंगे सुनो मेरी बात। सबसे पहले लिखा है 100, 100 की गुणा होगी 100 से, आएगा 10,000, आधा कर दो 5,000, 5,000 को रख लो अपने पास, ओके। अब 100 की गुणा होगी 1 से, आएगा 100, इसका भी आधा करना है, आएगा 50। 5,000 पहले था, 50 और आ गया, 5,050 आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना आएगा? 5,050 आपका करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल बात समझ में आई होगी। वापस देखिएगा एक बार, 100 गुणा 100 10,000, ओके, प्लस 100 की गुणा 1 से होगी 100 और बट्टा में क्या है? 2। ये 2 का भाग इसमें भी दिया है, 2 का भाग इसमें भी दिया है। 10,000 में 2 का भाग देने का मतलब है 10,000 का आधा करना, सीधा ही होता है ना 5,000, तो ये लिख दिया 5,000 और प्लस 100 का
आधा करना है, 100 में भी 2 का भाग देना है, कितना आएगा 50। 5000 और 50 को जोड़े तो 5050 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा 5050। 2 बातें मैंने बताई यहाँ पे। एक तो 2 का भाग देने का मतलब है आधा करना, क्या करना, आधा करना। और ये गुणा कैसे करनी है, गुणा मौखिक करनी है, दिमाग से करनी है, रफ कार्य से बचना है जितना हो सके। और मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ्स सिखाऊंगा, वो कैलकुलेशन सारी की सारी माइंड से होगी, मौखिक होगी और रफ कार्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि ये आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला है 101 प्लस 102 प्लस 103 से लेकर के प्लस 120 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कहाँ से, 101 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का। हमें तो फॉर्मूला प्रथम मतलब 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का आता है। मतलब अगर ये पूछता कि 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो तो हम आसानी से कर देते, लेकिन इसने तो पूछ लिया 101 से लेकर के 120 का बताओ। इसने 1 से शुरुआत की ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है, पहले समझिए। समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर समझ में ही नहीं आएगा तो क्या कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें संख्याएं लिखी हैं 101 प्लस 102 प्लस 103 से कहाँ तक लिखी हैं, प्लस 120 तक। ओके, ये बोल रहा है 101 से 120 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम एक काम करते हैं, 101 से 120 तक का तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम अगर जानते हैं मान निकालना तो वो 1 से 120 तक का जानते हैं। सुनो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लिखते जाएंगे प्लस 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस कहाँ तक लिखना है, प्लस 120 तक। मतलब 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का टोटल योग हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर के 120 तक का योग निकाल लीजिएगा। सबसे पहले निकाल लिया। अब उसने पूछा है 101 से लेकर के 120 तक का, तो एक काम करते हैं, टोटल में से 100 तक का योग और निकाल लेते हैं हम। टोटल में से 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग कर लेते हैं और वो योग टोटल में से माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग हमने निकाल लिया, उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माइनस कर देंगे तो आगे वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। आगे देखिएगा कैसे करना है रे। 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का हम योग निकालना जानते हैं। क्या आएगा, 120 गुणा 120 प्लस 1 बट्टा 2। ये बात आपको समझ में आती होगी क्योंकि हमने पहले भी किया है। 1 से लेकर के 120 तक की बात कर रहा हूँ तो अंतिम 120 को पकड़ा है, उससे एक आगे 121 होता है। 121 को मैंने 120 प्लस 1 लिखा, बट्टा में 2 है। अब देखो कैसे करना है, अब मौखिक करना है। 120 की 120 से गुणा करनी है। 120 की 120 से मत करिए, 2 जीरो को आप फिर ही छोड़िएगा, 12 की 12 से ही करिए। 12 की 12 से गुणा करेंगे आएगा 144। 144 के 2 जीरो चिपका दीजिएगा, 14,400 आएगा। और इस 14,400 में 2 का भाग भी देना है। 14,400 में 2 का भाग देंगे 7,200 आएगा। इस 7,200 को साइड में रखिएगा, मैं मौखिक करना बता रहा हूँ आपको। 7,200 को साइड में रख दीजिएगा। अब 120 की गुणा 1 से भी होगी, 120 आएगा। 120 में भी 2 का भाग देना है,
आधा कीजिएगा 60 आएगा। 7200 पहले आया था, 60 अब आया है, 7260 इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आएगा कितना आएगा, 7260। कैसे आया सुनो, 12 की 12 से गुणा की 144 आया। ओके, 2 जीरो चिपका दिए, 14,400 हो गया, प्लस 120 की 1 से गुणा करेंगे 120 आएगा, और बट्टा में तो 2 है, 2 का भाग जोड़िए मत इनको, 2 का भाग इसमें भी दीजिए, 2 का भाग इसमें भी देना है। मतलब 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। आधा डायरेक्ट कीजिए ना, 14,400 में 2 का भाग देना है तो 14,000 का आधा 7,000 हो जाएगा, 400 का आधा तो 200 हो जाएगा, और प्लस 120 में 2 का भाग देना है, 120 का आधा करिएगा 60 आएगा, जोड़ोगे तो 7,260 हो जाएगा। मतलब एक बात समझ में आ गई, 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का योग यदि हम करें तो 7,260 आएगा। आई बात समझ में? अब सुनो, अगले ने तो पूछा है 101 से 120 तक का, तो हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग और कर लेंगे, और वो इस टोटल में से माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो यही तो बचेगा 101 से 120 तक का। तो करते हैं, देखो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का करते हैं तो आएगा 100 गुणा में 100 प्लस 1 और बट्टा में 2। फिर मौखिक करना है, 100 की 100 से गुणा करेंगे 10,000 आएगा, 100 की 1 से गुणा करेंगे 100 आएगा। दोनों का आधा करना है, 2 का भाग देना है ना। 10,000 का आधा तो 5,000 हो जाएगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा। मतलब इसको सरल करोगे तो इस कैलकुलेशन को सरल करोगे तो मान आएगा 5,050। आई बात समझ में? अब ये 5,050 इस टोटल में से माइनस करना है, 5,050 इसमें से हटाना है। देखो 7,000 में से 5,000 घटाओगे 2,000 बचेगा, और 200 और 60 में से 50 घटाओगे 10, मतलब 2,210 आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब आप एक काम कीजिएगा, 4-5 एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेकर के 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर के 115 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर के कहाँ तक भी ले लो, उन संख्याओं को लेकर के एक सीरीज लेकर के, एक श्रृंखला लेकर के आप अभ्यास कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मज़ा आया कि नहीं आया, क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।